नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था या पिछली कक्षा में हमने देखा था कि महाजनपद काल के बारे में हमने पढ़ा। और जब महाजनपद काल के बारे में हमने पढ़ा था तो वहां पर एक बात जानी थी हमने कि जो महाजनपद थे उनमें 16 महाजनपद थे। उन महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मैंने बताया था तुम्हें मगध। जो मगध का साम्राज्य था वो सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, मगध मैंने बताया था बंगाल के नीचे के हिस्से में। ठीक है, तो प्राचीन काल में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन सा था? मगध था। अब इस मगध ने क्या किया? हम पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ? इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली था मगध, इस मगध ने अपने आसपास के राज्यों को, जैसे पूर्व में अंग, उत्तर में कौशल, वैशाली, ठीक है, अवंती, इन राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और एक संपूर्ण भारत में एक विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना होती है। और इस मगध साम्राज्य जिसकी स्थापना हुई, इसमें से जो सबसे प्राचीन वंश माना जाता है, वो है वृहदत्त वंश। कौन सा वंश? वृहदत्त वंश। ये सबसे प्राचीन वंश माना जाता है जो महाभारत काल में था। और इस वृहदत्त वंश का एक प्रसिद्ध शक्तिशाली हुआ जो महाभारत में युद्ध में भाग भी लेता है, जिसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध। इस जरासंध ने इस मगध साम्राज्य की जो राजधानी बनाई वो राजधानी थी ग्रीवरज। तो इस वृहदत्त वंश में जरासंध हुआ और इसकी प्राचीन राजधानी थी ग्रीवरज। आगे देखते हैं। ये था सबसे प्राचीन वंश जिसके बारे में कोई निश्चित तिथिक्रम नहीं मिलता, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जब राजनीतिक इतिहास हुआ लगभग कब से हुआ? 600 ईसा पूर्व से भारत का राजनीतिक इतिहास शुरू होता है। और उसके बाद मगध एक शक्तिशाली शासक राज्य बनता है और इसमें सबसे प्राचीन वृहदत्त वंश। इसके बाद एक एक करके हम जो मगध के शक्तिशाली राजवंश है उनका हम अध्ययन करते हैं विस्तार से। तो जो पहला हम साम्राज्य लेते हैं या पहला जो वंश की बात करते हैं वो है हर्यक वंश। कौन सा वंश है? हर्यक वंश। हम केवल एक जो कह सकते हैं कि राजनीतिक इतिहास के रूप में इनका घटनाक्रम और साथ में इनका तिथि निर्धारण करते हुए चलते हैं। जो अपन कह सकते हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं राजनीतिक इतिहास के रूप में मगध का जो पहला वंश है वो है हर्यक वंश। कब से कब तक है? समय है 544 ईसा पूर्व से। कब से? 544 ईसा पूर्व से इसका समय शुरू होता है। और कब तक हम इसका समय निर्धारित करते हैं? लगभग 412 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। मगध का जो साम्राज्य है वो ईसा पूर्व में है। तो यहां पर जो हर्यक वंश है 544 से 412 ईसा पूर्व है। और ईसा पूर्व में मगध। अब इस वंश की जो राजधानी है, इस वंश के प्रमुख शासक है उनके बारे में बात करते हैं। इस वंश हर्यक वंश का जो सबसे पहला शासक है वो है बिंबिसार। क्या नाम है? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, यहाँ बिंदुसार मौर्य साम्राज्य में था। यहां पर ध्यान रखना बिंबिसार नाम काम में लिया मैंने। बिंबिसार इस वंश का पहला शासक था। इसका समय माना जाता है 544 ईसा पूर्व। कब से? 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक का कौन सा शासक? बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में जो खास बात है, ये एक महान शासक था जिसने आसपास के राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौशल नरेश, जिसको आज अयोध्या के नाम से जानते हैं, वहां के नरेश प्रसेनजीत की बहन से कौशल देवी से विवाह किया। वैशाली से कुमार देवी से विवाह किया। ये वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। और इस बिंबिसार के समय जो राजधानी थी मगध की राजधानी वो बनी राजगृह। यहां ध्यान रखना, यहां ग्रीवरज थी प्राचीन राजधानी और बिंबिसार के समय मगध की जो राजधानी बनती है वो है राजगृह। वैवाहिक संबंधों के अलावा इसके बाद बिंबिसार के बाद इसका पुत्र इससे भी महान था और नाम था अजात शत्रु।
क्या नाम था? शत्रु था आजाद, ठीक है, अजात शत्रु। अजात शत्रु नाम में ही शत्रु है, पर किसका शत्रु बन गया? अपने पिता का। अपने पिता का ही शत्रु बन के पिता की हत्या करके अजात शत्रु साम्राज्य प्राप्त करता है और एक विशाल साम्राज्य की जिस तरह से नींव रखी थी बिंबिसार ने, उसको और अधिक विस्तार प्रदान करता है अजात शत्रु। इसका जो समय माना जाता है वो 492 ईसा पूर्व, 492 ईसा पूर्व से लेकर 466 ईसा पूर्व का समय, ठीक है। ये इसका समय माना जाता है कि इस समय तक इसने शासन किया था। बड़ी बात है, बौद्ध धर्म इसी के समकालीन था और इसके समय में बौद्ध धर्म की जो भगवान बुद्ध थे, उस बुद्ध जो उन्होंने शिक्षाएं दी, उनको एकीकृत करके प्रथम बौद्ध संगति का, कौन सी संगति का? प्रथम बौद्ध संगति, यानी सभा भी कह सकते हैं, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। किसने किया था? अजात शत्रु के काल में अजात शत्रु ने यह काम करवाया था। कहां पर? राजगृह में। पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई? राजगृह में। किसके काल में? अजात शत्रु के काल में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अजात शत्रु के बाद। जैसे इसने अपने पिता को मारा, वैसे ही अजात शत्रु को इसके पुत्र, नाम है उदाइन। क्या नाम है? उदाइन। इस उदाइन ने अपने पिता को मार डाला, अजात शत्रु को। और ये पितृहंता उदयन जो साम्राज्य स्थापित करता है, यहां इस उदयन के बारे में जो विशेष बात आती है वो ये है कि इसने राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र कर दी। कौन सी राजधानी रखी? पाटलिपुत्र, जो वर्षों तक आगे आने वाले काफी समय तक, मौर्य काल में भी और गुप्त काल तक भी ये पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी रहेगा, क्योंकि मौर्य भी और गुप्त भी इसी हिस्से में शासन करते थे। तो उदयन, और उदयन का जो समय माना जाता है वो है 466 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व, 444 ईसा पूर्व का समय माना जाता है, ठीक है। अब उदयन की बारे में खास बात है कि पाटलिपुत्र की स्थापना करी। इसके बाद इस वंश में कुछ शासक और होते हैं जिनके केवल नाम याद करने की जरूरत है, वो भी आवश्यकता हो तो। बाकी हर एक वंश के 3 प्रमुख शासक हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। और 3 जो प्रमुख शासक हैं वो हैं अनिरुद्ध, इसके अलावा इसके बाद आता है मुंडक और नागदासक। ये 3 शासक उदयन के बाद शासन करते हैं। और कब तक? जो मैंने साम्राज्य बताया 412 तक। तो 444 तक उदयन था, तो 444 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक ये तीनों शासन करते हैं। ये था मगध का प्रमुख प्रथम राजवंश। प्रथम तो वैसे बृहद था, किंतु मैंने हर एक वंश को इसलिए बताया क्योंकि इसके बारे में हमारे पास विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। हर एक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये था हमारा पहला। इसके बाद जो हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा जो राजवंश है, हर एक वंश के बाद जो दूसरा राजवंश मगध में शासन करता है वो आता है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश एक महत्वपूर्ण वंश माना जाता है क्योंकि इसने इस विशाल मगध का जो साम्राज्य था उसके काफी कुछ हिस्से पर शासन किया था। तो शिशुनाग वंश में जैसे नाम से पता चल रहा है, पहला शासक, समय में पहले देख लेते हैं समय निर्धारण। ये 412 ईसा पूर्व से, कब से? 412 ईसा पूर्व से लेकर इसका समय माना जाता है 344 ईसा पूर्व, ठीक है। शिशुनाग वंश 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे वो देखते हैं। एक बार ये देख लो, मिटा देते हैं। यही बात करते हैं अगले वंश की हम, शिशुनाग वंश। ये एक मगध को जो हम पढ़ रहे हैं, ये मगध, इसके बाद इन तीनों वंशों के बाद हम पढ़ेंगे, 3 वंश पढ़ेंगे और तीनों वंशों के बाद हम जो अगला हमारा चैप्टर होगा वो होगा मगध साम्राज्य की हम स्थापना करेंगे। मगध साम्राज्य एक जो
जहां पर नींव रखती है या मौर्य साम्राज्य की, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा वंश है यहां पर वो है शिशुनाग। और शिशुनाग का मैंने समय बताया 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व। अब इसके बारे में देखते हैं। शिशुनाग स्वयं शासक था, तो इसका समय माना जाता है, शिशुनाग का जो समय माना जाता है वो 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व का। ठीक है, कोई ज्यादा खास विशेष बात इसके बारे में हमें उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जो शिशुनाग के बाद जो शासक है इस वंश का, शिशुनाग वंश का, वो है कालाशोक। कौन है? कालाशोक। महत्वपूर्ण शासक है। क्यों? क्योंकि पहली बौद्ध संगति हर एक वंश में अजातशत्रु के शासनकाल में होती है और दूसरी बौद्ध संगति होती है कालाशोक। इसको काकवर्ण भी नाम दिया गया है। इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है। कौन सी? द्वितीय बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म की। बड़ी बात, यहीं पे बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं बढ़ जाती है। इस कालाशोक के काल में इस बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बन जाती है। और वो कौन सी होती है? नंबर 1 स्थविर और दूसरा महासांगिक। ये महासांगिक और स्थविर 2 बौद्ध धर्म की शाखाएं बढ़ जाती है। कालाशोक का समय माना जाता है 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। कालाशोक, काकवर्ण दूसरा नाम है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है। और कहां पर होता है? ये होता है वैशाली में। वो मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी मानी जाती है। यहां पर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है। इसके बाद इस वंश के बारे में ज्यादा इतना कोई खास जानकारी नहीं मिलती। कुछ महानंदिन नाम से एक शासक और मिलता है इस वंश का। शिशुनाग वंश का अगला शासक कौन है? महानंदिन। ऐसे कहते हैं महानंदिन के साथ में 10 शासकों ने शासन किया था, इसके बाद और इसके पूर्व और साथ में। इनमें सबसे प्रमुख महानंदिन माना जाता है। इसका समय 366 ईसा पूर्व से लेकर कब तक माना जाता है? 344 ईसा पूर्व तक का। ज्यादा जानकारी इसके बारे में उपलब्ध नहीं है। तो जो हमारा दूसरा वंश है मगध का, पहला था शिशुनाग वंश, समय 544 से लेकर 412। दूसरा शिशुनाग वंश 412 से 344। शिशुनाग वंश में खुद शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक। कालाशोक की विशेष उपलब्धि वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन हुआ और इसमें 2 बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। इसके बाद महानंदिन जो 444 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इस शिशुनाग वंश के बाद हम जो तीसरा वंश लेते हैं वो है नंद वंश। सुना होगा नंद वंश, कभी देखा भी होगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य एक धारावाहिक चलता था, उस धारावाहिक में चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था उसका अंत करता है और किस तरह से मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है। तो नंद वंश के बारे में बात करते हैं। ज्यादा समय नहीं मिलता इसका। 344 से लेकर 344 ईसा पूर्व से लेकर इसका समय मिलता है हमें 323 ईसा पूर्व तक। जब सिकंदर का भारत में आक्रमण होता है, उस सिकंदर के आक्रमण के कुछ समय बाद ही ये वंश नंद वंश खत्म हो जाता है, क्योंकि इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलकर इस नंद वंश पर आक्रमण करते हैं और इसका खात्मा करते हैं। नंद वंश के बारे में 2 प्रमुख शासक है। नंबर 1 महापद्म नंद। महापद्म नंद इस वंश का पहला शासक, जिसका नाम उग्रसेन भी मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक शासक था। ऐसा कहते हैं नंद वंश शूद्र वंश था और इसीलिए चाणक्य को घनानंद ने निकाल दिया था, क्योंकि वो ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण अपमान सहन नहीं कर सका, तो ये शूद्र वंश होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो दोनों मिलकर इस नंद वंश का समाप्ति करते हैं। पर बड़ी बात यह है कि इस मगध से जिस नंद वंश की नींव पड़ी वो एक बहुत ही विस्तृत साम्राज्य का रूप ले लेता है। लगभग आज की भारत की वैज्ञानिक सीमा उससे भी पार ये मगध का साम्राज्य फैल गया था। इस महापद्म नंद के बारे में सिकंदर स्वयं इससे भयभीत था, इसीलिए भारत पर आगे चढ़ाई नहीं कर पाया। इस महापद्म नंद के बाद जो बात करते हैं वो है घनानंद।
घनानंद के बारे में एक टर्नर महोदय जो अंग्रेज इतिहासकार है, उनका कहना है, इसका नाम घनानंद इसलिए पड़ा, बहुत सारा धन का संग्रह करते थे, इसलिए धनानंद भी इनका नाम कहीं मिलता है, क्योंकि इन्होंने कहते हैं कि उस समय का 80 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने गंगा नदी की तलहटी में गुफाओं में छिपा रखी थी। किसने? घनानंद ने। पिता की कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पिता की हत्या कर दी, और जो भद्रसाल इसका सेनापति था उसकी सहायता लेकर इन्होंने इस पूरे मगध पर अधिकार कर लेता है। किंतु इसको भारी पड़ा, चाणक्य है, उसको अपने दरबार से निकालना घनानंद को भारी पड़ता है। चाणक्य इसके दरबार से निकल कर जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पता लगाता है, जिसके हम अगले अध्याय में मौर्य साम्राज्य की चर्चा करेंगे। तक्षशिला जाता है, वहां चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है और किस तरह से मगध पर आक्रमण करके संपूर्ण भारत का एक राजा बना देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, जो हम देखेंगे अगले अध्याय में। तो नंदवंश का जो समय 344 से 323 ईसा पूर्व है, ये था हमारे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में सामान्य जानकारी। जहां हमने शुरुआत की थी बृहदत्त से, जो प्राचीन राजवंश था, जरासंध यहाँ का एक महाभारतकालीन राजा था, गिरिवर जिसकी प्राचीन राजधानी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था पहला वंश जो था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश में हमने बिंबिसार, अजातशत्रु और उसके बाद हमने उदयन पढ़ा। तीनों पितृहंता थे। जो अजातशत्रु था उसने अपने पिता बिंबिसार को मारा, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारा। आपस में एक दूसरे को मारते रहे और साम्राज्य, भारत में विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करते रहे। इसके बाद जो हमने पढ़ा दूसरा वंश शिशुनाग वंश, 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग में खुद शिशुनाग, उसके बाद काराशोक और एक महानंदिन, ये तीन प्रमुख शासक है। 412 से 394, 394 से 366 और 366 से 344 ईसा पूर्व। इसके बाद हमने पढ़ा नंदवंश। नंदवंश में दो शासक, महापद्मनंद और घनानंद। 344 से 323, 323 में और 322 में चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाता है इस मगध के साम्राज्य पर, और उसके बाद से संपूर्ण साम्राज्य एक मौर्य साम्राज्य के रूप में देखा जाता है, जो अगले अध्याय में हम चर्चा करते हैं।